नमस्कार। हम सब ने दुनिया की कुछ सबसे शानदार जगहों की तस्वीरों पर एक टैग जरूर देखा होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड्स, ये टैग एक गारंटी जैसा लगता है कि ये जगह बहुत खास है। आज हम इसी टैग के पीछे की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास है महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं क्लास के अंग्रेजी की किताब का चैप्टर 4.3 वर्ल्ड हेरिटेज। तो जो भी स्टूडेंट्स 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। हमारा मिशन है इस चैप्टर के हर एक आइडिया को समझना, लेकिन एक कहानी की तरह, ना कि एक क्लास की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, जब हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा कैसे है? ये सवाल ही इस पूरे चैप्टर का दिल है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक सुंदर इमारत या जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसे यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस की एक खास संस्था ने पूरी इंसानियत के लिए अनमोल माना है। इसका मतलब है कि वो जगह किसी एक देश की नहीं, बल्कि हम सबकी साझी विरासत है। उसे बचाना, उसे संभाल कर रखना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन जाती है। साझी विरासत, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। मतलब भारत का कोई मंदिर या ऑस्ट्रेलिया का कोई कोरल रीफ, दोनों पर पूरी दुनिया का हक और जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये जगह 3 तरह की हो सकती हैं। एक होती है कल्चरल या सांस्कृतिक, जैसे कोई पुराना किला या मंदिर। हाँ बिल्कुल। दूसरी नेचुरल या प्राकृतिक, जैसे कोई नेशनल पार्क या अनोखी झील। और तीसरी होती है मिक्स्ड, जिसमें दोनों की खासियतें हों। किताब में चीन के माउंट हुआंगशान का उदाहरण दिया है, जो एक मिक्स साइट है। ये कल्चरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन की कला और कविताओं पर इसका गहरा असर रहा है, और नेचुरली तो ये अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है ही। और यहीं पर हेरिटेज या विरासत का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ वो चीजें नहीं जो पुरानी हैं, बल्कि वो चीजें हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं और जिनकी कहानी हमें आगे बढ़ानी है। तो ये कमाल का आइडिया आया कहां से कि पूरी दुनिया मिलकर किसी एक देश की जगहों को बचाएगी? ये सोच, ये शुरू कैसे हुई? ये सोच तो काफी समय से थी, लेकिन इसे असली ताकत एक बहुत ही नाटकीय घटना से मिली। बात है 1954 की। मिस्र ने नील नदी पर असवान हाई डैम बनाने का फैसला किया। देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। और वो कीमत क्या थी? कीमत थी अबू सिम्बल के हजारों साल पुराने मंदिर। अगर डैम बनता तो ये मंदिर और इनके साथ अनगिनत प्राचीन कलाकृतियां हमेशा के लिए पानी में डूब जाती। ओहो, इतिहास का एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। ये तो बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ देश का भविष्य, दूसरी तरफ उसका अतीत। तब यूनेस्को ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 1959 में उन्होंने एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया। ये सिर्फ अपील नहीं थी, ये एक मिशन था। और उस मिशन में हुआ क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। कमाल हो गया। उन्होंने उन विशाल मंदिरों को सचमुच पत्थर दर पत्थर काटा, उन्हें डिसमेंटल किया और एक ऊंची सुरक्षित जगह पर फिर से जोड़ दिया। क्या? हाँ, सोचिए, एक पूरे के पूरे मंदिर को लेगो ब्लॉक्स की तरह तोड़कर कहीं और बना देना। ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसका खर्च भी तो बहुत आया होगा। करीब $80 मिलियन। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसका आधा पैसा यानी $40 मिलियन 50 अलग अलग देशों ने मिलकर दिया। 50 देशों ने? हाँ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि दुनिया पहली बार मान रही थी कि किसी एक देश की विरासत असल में पूरी इंसानियत की विरासत है। और इसी एक आइडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम की नींव रखी। ये कहानी तो शानदार है, और मुझे लगता है कि जो छात्र सुन रहे हैं उनके लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। परीक्षा में इस पर सवाल आना लगभग तय है। असवान हाई डैम की घटना का क्या महत्व था? तो इसका जवाब सिर्फ मंदिरों को बचाना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सोच का जन्म होना है। बिल्कुल सही। इसी सफलता के बाद दुनिया को लगा कि हमें ऐसे और चमत्कारों का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें एक सिस्टम बनाना होगा। और फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ, नियम बने, और आखिर में 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया। यहीं से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की आधिकारिक लिस्ट बननी शुरू हुई। वो डैम वाली कहानी दिखाती है कि जब खतरा सामने हो तो दुनिया एक हो सकती है, लेकिन रोजमर्रा में ये कैसे काम करता है?
मतलब हर साल हजारों जगह होंगी जो खास हैं। तो ये कौन तय करता है कि ताजमहल तो लिस्ट में है लेकिन शायद मेरे शहर का कोई पुराना किला नहीं? इसका कोई सिस्टम तो होगा। हाँ, और ये सिस्टम बहुत मजेदार और सख्त है। इसे चलाने के लिए एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जिसमें 21 सदस्य देश होते हैं। अच्छा। अब किसी भी जगह को इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल होने के लिए 5 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। 5 पड़ाव? ये सुनने में तो किसी एडमिशन प्रोसेस जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसे ऐसे सोचे जैसे आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहला कदम है इन्वेंट्री बनाना। हर देश अपनी यहाँ की खास जगहों की एक लिस्ट बनाता है जिसे टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं। टेंटेटिव लिस्ट? हाँ, ये आपकी उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की तरह है जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट हो गई। इसके बाद दूसरा कदम है नॉमिनेशन फाइल। अब देश अपनी टेंटेटिव लिस्ट में से किसी एक साइट को चुनता है और उसके एक मोटी सी फाइल तैयार करता है। अच्छा। ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। आपकी सारी उपलब्धियां, उस जगह का इतिहास, उसकी खासियतें, सब कुछ। यानी पूरी तैयारी के साथ दावेदारी पेश करना। लेकिन इस फाइल को जांचेगा कौन? यहीं आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, रिव्यू। 2 बड़ी एक्सपर्ट संस्थाएं, आईकॉम्स और IUCN, इस फाइल की बारीकी से जांच करती हैं। वो उस जगह पर जाकर भी देख सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एडमिशन कमेटी आपकी एप्लीकेशन को जांचती है। वो अपनी सिफारिशें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को भेजती हैं। और फिर कमेटी फैसला लेती है? हाँ, वो है चौथा कदम। कमेटी इन सिफारिशों को देखती है, बहस करती है और फिर वोटिंग के जरिए फैसला करती है कि साइट को लिस्ट में शामिल करना है या नहीं। और आखिरी 5वां कदम है सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया? हाँ, मतलब कुछ पैमाने। लिस्ट में शामिल होने के लिए साइट को 10 पैमानों में से कम एक पर खरा उतरना होता है। अगर वो पास हो जाती है तो उसका नाम लिस्ट में इंस्क्राइब्ड यानी दर्ज कर लिया जाता है और तब जाकर वो जगह बनती है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वाह, ये प्रोसेस तो वाकई बहुत डिटेल्ड है। और स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि परीक्षा में इस 5 स्टेप प्रोसेस पर फ्लो चार्ट या वेब डायग्राम बनाने का सवाल आ सकता है। ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। अब 2009 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थीं। इनमें 689 सांस्कृतिक थीं, 176 प्राकृतिक और 25 मिक्स्ड। और भारत में? भारत की बात करें तो उस समय हमारे देश में 36 साइट्स थीं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन किताब का आखिरी हिस्सा एक गंभीर मुद्दे पर बात करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। मतलब ये जगह हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। दुर्भाग्य से नहीं। इन साइट्स पर कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। कुछ तो अचानक आते हैं जैसे युद्ध या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, और कुछ खतरे धीरे धीरे इन जगहों को खोखला कर रहे हैं। जैसे अवैध शिकार यानी पाउचिंग, जो जानवरों और जंगलों को खत्म कर रहा है। अनियंत्रित शहरीकरण यानी शहरों का बिना किसी प्लान के फैलना। हाँ, जो ऐतिहासिक इलाकों को निगल रहा है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा टूरिस्ट ट्रैफिक जो इन नाजुक जगहों पर बोझ डाल रहा है। और सबसे बड़े दुश्मन है वायु प्रदूषण और एसिड रेन, जो धीरे धीरे पत्थरों को गला रहे हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर कोई साइट खतरे में है तो क्या यूनेस्को के पास उसे बचाने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि यूनेस्को के पास इन साइट्स के लिए एक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU है। जो साइट्स बहुत गंभीर खतरे में होती हैं, उन्हें लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में डाल दिया जाता है। ICU में डालने जैसा? इसका फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया का ध्यान उस साइट पर चला जाता है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अपने वर्ल्ड हेरिटेज फंड से उसे बचाने के लिए पैसा और एक्सपर्ट्स की मदद भेजती है। ये एक तरह से इमरजेंसी अलार्म है जो कहता है कि इस जगह को तुरंत मदद की जरूरत है, वरना हम इसे खो देंगे। और अगर सारी कोशिशों के बाद भी कोई साइट अपनी वो खासियत खो दे जिसकी वजह से उसे चुना गया था, मान लीजिए प्रदूषण से कोई इमारत पूरी तरह गल जाए या युद्ध में तबाह हो जाए, तब क्या होता है? ये सबसे दुखद स्थिति होती है। अगर कोई साइट अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं खो देती है तो कमेटी उसे लिस्ट से हटाने का फैसला भी कर सकती है। ये एक तरह से आखिरी कदम होता है जब बचाने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि ये विरासत कितनी नाजुक है। तो चलिए इन सारी बातों को एक बार फिर से परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर से एक चीज याद रखनी है तो वो क्या होगी? वो एक चीज ये है,
ये साइट्स सिर्फ पुरानी इमारतें या सुंदर नज़ारे नहीं है, ये इस ग्लोबल आइडिया का सबूत है कि हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत और जरूरी चीजों पर किसी एक देश का हक नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। इनकी कहानी असवान डैम को बचाने के एक साहसिक मिशन से शुरू हुई। इन्हें चुनने का एक बहुत सख्त सिस्टम है और आज इन्हें बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और अगर हम खासतौर पे परीक्षा के सवालों की बात करें तो कुछ सवाल लगभग पक्के हैं। अच्छा। हाँ, पहला तथ्यात्मक सवाल, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के काम क्या है या साइट बनने के 5 चरण समझाइए। दूसरा, शब्दों के मतलब, हेरिटेज, डिसमैंटल, कन्वेंशन, क्राइटेरिया, पोचिंग, अर्बनाइजेशन, इन शब्दों को अच्छे से समझ लें। ये जरूरी है। और तीसरा, समझ पर आधारित सवाल, जैसे इन साइट्स को बचाना क्यों जरूरी है या इनके लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं। इसका जवाब रटने से नहीं, बल्कि चैप्टर की आत्मा को समझने से मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी गहरी पड़ताल वर्ल्ड हेरिटेज चैप्टर पर। ये हमें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनी विरासत का सम्मान कैसे करें। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब में यूनेस्को की वेबसाइट whc.unesco.org का जिक्र है। इस चर्चा के बाद सोचिए कि अगर आपको भारत की किसी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में और जानने का मौका मिले तो वो कौन सी जगह होगी? अजंता एलोरा की गुफाएं, हम्पी के खंडर या सुंदरबन के जंगल, वो जगह कौन सी होगी और क्यों? क्या वो आपको इतिहास की कोई कहानी सुनाती है या प्रकृति का कोई ऐसा रूप दिखाती है जो कहीं और नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।